तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि क्या रियल में सलमान खान का कमबैक होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, आई थिंक यार सिकंदर मूवी की, जो कि अभी हाल ही में उनकी आने वाली नेक्स्ट मूवी में सबसे पहली मूवी है जो है वो सिकंदर ही है। तो सिकंदर से क्यों मुझे लगता है कि उनका कमबैक हो सकता है, क्योंकि अगर बात करूँ अभी उनका टीजर आया था तो उसमें एक ऐसी मूवी है ये सिकंदर मूवी की जो फुल्ली उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करती है और वो सारी चीज़ें करती हैं जो कि एक हिट मूवी को करना चाहिए। जैसे कि धमाकेदार एक्शन, मतलब कि जो एक्शन मूवी होती है वो उसमें एक्शन तो होता ही है, लेकिन बहुत अच्छा सा डायरेक्शन जो कि वो कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रोड्यूसर तो वो खुद ही है, प्रोड्यूसर और उनके फ्रेंड्स जो शादी डरेल वाला है वो, और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट जो कि मुझे लगता है कि अभी तो एक ही आदमी के सामने आया है जो कि है सलमान खान, लेकिन बहुत ही जल्दी दूसरे भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कास्ट है और क्रू है जो कि सामने आएगी और हमें फुल फ्लैज देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये मूवी कितनी ज़्यादा अच्छी और कितनी ज़्यादा आगे तक जाती है। लेकिन दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनकी रिलीज़ डेट से लेकर के जो कि वो ईद पे रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी डेट चाहिए थी कि जो कि उनको एक लंबा वीकेंड दे सके। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे इस वक्त स्काई फोर्स को आई थिंक एडवांटेज मिला है, आई थिंक 26 जैन का, मतलब कि 26 जनवरी का, वैसा ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सलमान खान को भी सिकंदर मूवी के लिए ये चीज़ मिलेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलेगी। और लेकिन दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिकंदर मूवी को हिट बनाने के लिए काफ़ी है, जो कि होगा उनका एक्शन वाला अवतार, जो कि जब जब उनको कमबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, आज से पहले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, मतलब कि 2007 और 8 में, तब आई थिंक वांटेड आई थी और उसने पूरा का पूरा उनका करियर रिवाइव करा दिया था कि जैसे। और उसके बाद उन्होंने कभी आई थिंक मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखा और हिट पे हिट देते गए, चाहे वो किसी भी जॉनरा में क्यों ना हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, या चाहे वो थोड़ी बहुत आई थिंक इमोशनल मूवी हो, या चाहे वो थ्रिलर मूवी ही क्यों ना हो। तो आइए हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं उनके आई थिंक पूरे करियर के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को ग्रो किया, सारी चीज़ें सीखी, और ईयर बाय ईयर जैसे साल दर साल बढ़ते जाते हैं वैसे उनका अलग अलग अवतार देखने को मिला। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए शुरू करते हैं सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मूवी आती है जिनसे उनका डेब्यू हुआ था। डेब्यू तो पहले हो चुका था एक मूवी में, लेकिन आई थिंक वो तो ऐसी मूवी थी, लेकिन उसको मैं डेब्यू नहीं मानता। वो सिर्फ एक रोल था, वहाँ पे मेन रोल रेखा जी का था। तो इसी वजह से इनकी जो एक मूवी है आई थिंक मैंने प्यार किया, जो आई थिंक सूरज प्रजापति ने ही डायरेक्ट किया, जो कि इसी टाइप की मूवीज़ बनाने के लिए वो जाने जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऐसी कास्टिंग होना और एक अलग ही बॉय के रूप में वो नज़र आए थे हमें, कि जिस तरीके से वो क्यूट बॉय, वो कॉलेज के बाद वाला गाय जो होता है, जो अपने बाप के पैसे पे उछलता है, लेकिन वहाँ पे हमें कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल दिखाया गया आई थिंक मैंने प्यार किया मूवी में। वो एंगल ऐसा था कि भैया वो एक अमीर बाप की औलाद तो है, लेकिन वो उसे किसी भी बात का घमंड और किसी भी बात का गुरूर कभी नहीं है। और उसके साथ ही साथ उसकी आई थिंक एक, मतलब कि जो फादर होते हैं उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की लड़की, मतलब कि जो होती है वो उनके साथ रहने आने लगती है, तो भी उसके साथ आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आई थिंक सूरज बड़जात्या ने दिखाया था कि किस तरीके से वो दोनों प्यार में पड़ते हैं। और उसके साथ ही साथ दूसरी सारी चीज़ें भी उनको फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनके डैड का आई थिंक उनके प्रति एक डैड इशू होना, डैड वाला एंगल, और उसके साथ ही साथ दूसरी सारी चीज़ें जैसे कि उसकी माँ का उसको सपोर्ट करना, लेकिन उसके डैड का उसको सपोर्ट ना करना, वो भी एक बहुत ही बड़ा एंगल था, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक ही था। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी सारी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके जो डैड होते हैं आई थिंक सलमान खान के उस मूवी के अंदर, जो प्रेम के डैड होते हैं, वो एक ऐसे आदमी के साथ पार्टनरशिप करते हैं जो कि उनको खुद ही खोखला करने पे तुला हुआ होता है, और उसकी बेटी भी ऐसी होती है, और उसका आई थिंक शायद भांजा या फिर भतीजा, मुझे पता नहीं शायद, लेकिन वो भी इनकी दौलत को खोखला करने की, मतलब कि पूरी तरीके से उनकी कमर तोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन ये बात की भनक आई थिंक
उनको नहीं पता चलती। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ भी वो सूरज बरजात्या ने बहुत ही अच्छे वे में दिखाई है। और एंड में वो कैसे अपने बाप की पूरी दौलत को ठुकरा के वो किस तरीके से वो पाथ में चला जाता है और वो अचीव करता है। ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें अचीव नहीं करता, लेकिन उसे आई थिंक हीरोइन को पाने में और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। बहुत सारे आई थिंक चीज़ों में से गुज़रना पड़ता है, जैसे कि वो उसने कभी ट्रक नहीं चलाया होता या फिर सारी चीज़ें नहीं करी होती खुद से, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़े बाप का बेटा था इसलिए। लेकिन उसे वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और वो किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और किस तरीके की सारी चीज़ें होती है, वो हमें उस मूवी में बहुत ही अच्छे वे में दिखाया गया है। तो वो आई थिंक 1989 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही थी। तो वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेडमार्क था सलमान खान के लिए। लेकिन वो तभी नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने सीधी की सीधी आई थिंक अराउंड 1991 में एक दूसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी, जो कि साजन थी। वो एक उसी जॉनरा की मूवी थी, लेकिन यहाँ पे वो सेम ही चीज़ लेकर के आते, लेकिन वो यहाँ पे सेकंड लीड में थे। फर्स्ट लीड में संजय दत्त थे और माधुरी दीक्षित थी। उनको सेकंड लीड में रखा गया था, क्योंकि वो आई थिंक वो एरा चल रहा था जहाँ पे संजय दत्त को और माधुरी दीक्षित को ऑलमोस्ट, संजय दत्त को 10 साल और माधुरी दीक्षित को अराउंड 6 साल हो चुके थे। तो इसी वजह से वो थर्ड लीड में थे। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ें उनको मुझे लगता है कि दी गई थी, जैसे कि अमीर बाप की औलाद होना, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होना। और यहाँ पे उनका घमंड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से झलकता था कि वो एक लड़की के पीछे नहीं, मतलब कि बहुत सारी लड़कियों के पीछे वो भागते थे, मतलब कि मूवी के अंदर। और ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। वहीं दूसरी ओर उनका जो सौतेला भाई संजय दत्त जो एक कैरेक्टर होता है, वो आई थिंक ऊटी में जाता है किसी चीज़ के लिए, मतलब कि वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर मतलब वैसा ही कुछ था। और वहाँ पे वो एक लड़की, मतलब कि जो माधुरी दीक्षित होती है, उससे ही प्यार करने लगता है। और तभी वहाँ पे आई थिंक वो दूसरा उसका बेटा, मतलब कि जो कादर खान उनके डैडी दिखाए गए हैं, उनका बेटा वहाँ पे जाता है और वो भी उससे प्यार में पड़ जाता है। लेकिन किसी ना किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है और एंड में आई थिंक सलमान खान ही कुर्बानी दे देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा एक अलग ही एंगल देने वाली ये मूवी थी, जो कि 1991 में हाईएस्ट ग्रोसिंग रही थी। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छे वे में उनकी शुरुआत हुई थी। जैसे कि आई थिंक 89 के अंदर वो मैंने प्यार किया देना हो, या फिर 91 के अंदर साजन मूवी जो हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। और बहुत ही अच्छी बात है कि यार आप एक मूवी बना रहे हो, आप एक मूवी में सेम टाइप का ही कैरेक्टर कर रहे हो, लेकिन वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जिस भी मूवी के जो सॉन्ग्स है वो आई थिंक हिट होंगे, तो वो मूवी भी सुपर हिट होगी। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी बना लिया और कुछ भी हिट नहीं होगा, नहीं। वो साजन मूवी का एक मेजर फैक्टर ये भी था कि उसके जो सारे के सारे गाने हैं वो ब्लॉकबस्टर थे। उसी की वजह से आई थिंक वो मूवी भी ब्लॉकबस्टर हुई थी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पूरी बात तो है नहीं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसके बाद उनके आई थिंक एक मूवी और भी आई थी, जिसने भी एक ट्रेडमार्क सेट कर दिया है। वो तब तो हिट नहीं थी, लेकिन वो अब एक कल्ट मूवी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ सूर्यवंशी मूवी की। आई थिंक अक्षय कुमार की सूर्यवंशी की नहीं है, वो एक 92 में आई, सलमान खान ने दी है, जो कि इसके मीम्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हुए रहते हैं। मतलब कि जो आई थिंक सस्ता थॉर टाइप के मीम्स आते रहते हैं। तो ये मूवी एक ऐसी मूवी थी जो उन्होंने कंप्लीटली अलग जॉनरा में कदम रख दिया था। मतलब कि कहाँ ये आई थिंक रोमांटिक वाला जॉनरा, और ये कहाँ पूरी तरीके से आई थिंक थोड़ा बहुत हॉरर और थ्रिलर मूवी के अंदर वो आ चुके थे, जहाँ पे एक अगेन एक बड़े बाप की औलाद होता है। तो मतलब कि कंप्लीटली उनकी मूवीज में अंदर वो बड़े बाप की आई थिंक औलाद दिखाए जाते हैं बहुत अच्छे वे में। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा होता है कि भैया उनके जो डैड होते हैं वो उनके साथ उनकी शादी फिक्स कर देते हैं यार इस सूर्यवंशी मूवी के अंदर। लेकिन वो ऐसा बोल रहे होते हैं कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो थक हार के कुछ भी करके वो फिर रेडी हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके डैड की खुशी के लिए। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि भैया उनके जो डैड होते हैं वो आई थिंक पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट या उसके ही आई थिंक डिपार्टमेंट से होते हैं। तो वो एक गांव में जाते हैं या फिर वहाँ पे कुछ खुदाई वगैरह करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हिस्ट्री होती है। वो हिस्ट्री कनेक्ट करती है उनके सलमान खान के पिछले जन्म से, जो कि उस जन्म में वो सूर्यवंशी या वो उस टाइप के कैरेक्टर थे।
और किस जन्म से वो उसका जो आई थिंक वो प्रेमिका उनकी थी वो पिछले जन्म में, उसका घोस्ट आज भी आई थिंक वहाँ पे भटकता है या वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी एक अलग एंगल था, बहुत ही मस्त मूवी थी। उस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आई थिंक डायरेक्शन दिखाया गया था, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि उनका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर दिया था, जो कि रियल सलमान खान थे। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करूँ तो उस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा लव एंगल नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस मूवी को सस्पेंस और हॉरर थ्रिलर रखना था, क्योंकि थोड़ा बहुत हॉरर भी यहाँ पे हमें फील होता है। अगर कॉन्जरिंग से कंपेयर करें तो उतना हॉरर फील नहीं होता, लेकिन हाँ एक फीलिंग आ जाती है कि जिस तरीके से रात के वो सारे के सारे सीन्स होते हैं, या फिर दूसरी सारी चीज़ें, या फिर वो एक पहले की बैक स्टोरी दिखाना जहाँ पे वो सारी चीज़ों से लड़ रहे होते हैं और कैसे वो आई थिंक दिल जीतते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें दिखाई जाती है फ्लैशबैक के अंदर। आई थिंक जब मैं छोटा था तब ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो वैसे वैसे ये क्रिंज टाइप मूवी बनती जाती है, नो डाउट। लेकिन ये अभी भी एक कल्ट मूवी है, वो मैं उसमें कोई भी दोहराए नहीं है, कोई भी आई थिंक शक मैं नहीं बोल सकता है, परफेक्टली कल्ट मूवी ये है। और इन्होंने कम्प्लीटली अलग जॉनरा कैसे एक रोमांटिक रोमांटिक में से वापस से, मतलब कि फैमिली ड्रामा में से वापस से एक हॉरर थ्रिलर में गए। और उसके बाद आई थिंक ये मूवी उतनी हिट नहीं हुई थी, शायद एवरेज ही गई थी। तो इसके बाद आई थिंक 1994 में उनके बेंचमार्क अलग बेंचमार्क सेट करते हैं, वो होता है आई थिंक हम आपके हैं कौन से, जो कि अगेन सूरज प्रजातिया जी के साथ उनकी जोड़ी हमें देखने को मिलती है। तो ये मूवी में अगेन वो एक बड़े बाप के बेटे थे, और उसके साथ ही साथ एक फैमिली ड्रामा, जो कि सूरज प्रजातिया जो ऐसा डायरेक्टर है जो कि फैमिली टाइप मूवी बनाने में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होशियार है, और बहुत ज़्यादा अच्छे वे में वो सारी चीज़ें करते हैं। और उस मूवी का डायरेक्शन भी आई थिंक सेम ही था, लेकिन ये एक मतलब कि मैंने प्यार किया से सेम ही था, लेकिन ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की, बहुत थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इसमें वो फैमिली ड्रामा दिखाया गया था बहुत ही अच्छे वे में। जाने कि किस तरीके से मूवी की ऊपर ऊपरी स्टोरी की बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छे वे में आई थिंक वो और उसका भाई, मतलब कि बड़ा भाई, जहाँ पे बड़े भाई की शादी होती है उसके बाद कहीं न कहीं कुछ चीज़ें होती हैं घटित, और उसके साथ-साथ भाभी के साथ कुछ, उसकी भाभी के साथ कुछ चीज़ें बराबर नहीं होती, और उसके साथ ही साथ वो सारा फैमिली ड्रामा अगेन एंड अगेन दिखाया जाता है ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। उनकी एक मेन बात ये भी है आई थिंक सूरज बड़जात्या की और सलमान खान, जहाँ पे वो हम आपके हैं कौन में थे, तो वो दिखाएँगे तो सिंपल वे में, मतलब कि एक फैमिली ड्रामा चल रहा है और चल रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आई थिंक वो एक इंटरवल के बाद एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट आता है जो कि सबको शॉक कर देता है उनकी मूवीज़ के अंदर, जो कि हाँ, आना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही ऑडियंस जो है आपकी वो पूरी तरीके से एंगेज रहेगी, वरना एंगेज रहेगी नहीं। मतलब कि हाँ, जैसे कि उनकी मूवीज़ में कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने मतलब कि हम आपके हैं कौन की आई थिंक सिनेमैटोग्राफी हो, उनकी कोरियोग्राफी हो, उनके गाने हो वो भी सुपर हिट, और या उनके ट्विस्ट हो वो भी बहुत ज़्यादा अमेज़िंग थे उस वक़्त के हिसाब से। आज भी वो मूवीज़ आती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उस वक़्त की अगर मैं बात करूँ तो उसने अराउंड वर्ल्ड वाइड 200 सीआर, मतलब कि आज के 200 सीआर तो उस ज़माने के तो बहुत ज़्यादा, उतने कमा लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात मैं कहूँगा। और उसका रिकॉर्ड आई थिंक कोई नहीं तोड़ पाया था, कि जब तक आई थिंक थ्री इडियट्स ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था उतने साल बाद, कहाँ 1994 और कहाँ 2009। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगती है कि हाँ भाई, अमेजिंग थिंग। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे उनकी मूवी आती है जो कि अगेन एक अलग मूवी है, जो कि सूर्यवंशी जो उनकी मूवी थी उससे कनेक्ट करती है। आगे उनकी मूवी आती है सुपर हिट, वो है 1995 की करण अर्जुन, और जिसने अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया। उसने बोल दिया कि भैया ईगो क्लैश होना वो एक एक्टर के हाथ में होता है, चाहे वो कोई भी एक्टर क्यों ना हो। तो वो पहले तो इस मूवी के अंदर अजय देवगन और शाहरुख खान होने वाले थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि भैया अजय देवगन ने स्टेप बैक ले लिया, या फिर कुछ चीज़ें हुई तो सलमान खान को लिया गया लीड रोल के अंदर, क्योंकि उनका कैरेक्टर था वो करण का था, और सबको पता है कि करण एक बड़े भाई का कैरेक्टर था और स्ट्रॉन्ग भाई का कैरेक्टर था। महाभारत में भी और रियल में भी आप अगर देखोगे तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे फिर से वो एक करण अर्जुन ऐसी मूवी थी जो कि पिछली स्टोरी पे बेस्ड थी, एक एक्शन मूवी थी, कंप्लीटली एक्शन मूवी थी। इससे पहले उन्होंने एक्शन किया नहीं था।
थोड़ा बहुत फाइटिंग सीन्स किए थे लेकिन कंप्लीट एक्शन नहीं किया था। लेकिन वहाँ पे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से अवतार दिखता है कि जो एक बहुत ही मतलब जो पिछले जन्म का जो पिछले बर्थ का जो कैरेक्टर था करण का, वो उतना ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं था, लेकिन जो इस जन्म का वो होता है वो पहले से इस लेवल में रहा होता है कि भैया स्लम में रहा है और उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका होता है और कहीं ना कहीं उसे ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और फिर से वही दो भाइयों का आई थिंक फैमिली ड्रामा दिखाना, आई थिंक लव लाइफ दिखाना, वो सब कुछ करण अर्जुन मूवी के अंदर हमें परफेक्ट वे में दिखाया गया था। और दूसरी एक चीज़ है, जब आई थिंक करण अर्जुन के बारे में एक चीज़ ये भी है कि भैया हीरो की वैल्यू तभी होती है जब उस फिल्म का विलन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो और बहुत ही ज़्यादा ईविल टाइप का हो। तो यहाँ पे अमरीश पुरी सर ने बहुत ही अच्छे वे में उस चीज़ को डिफाइन किया है कि किस तरीके से एक विलन बहुत ही ज़्यादा खूंखार विलन बन सकता है। ऐसा नहीं कि भैया वो विलन नहीं बन सकते। और उन्होंने इस तरीके की ठाकुर मतलब ठाकुर ही नाम था उनका, तो उन्होंने इस तरीके की चीज़ें सेट की कि भैया मूवी के अंदर विलन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो इसी वजह से अगर कोई हीरो होगा तो उसको भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे शाहरुख खान भी थे सेकंड लीड में, लेकिन मैं उनको उतना ज़्यादा क्या कि उनकी वीडियो नहीं है इसलिए जब हम उनकी वीडियो बनाएंगे तो उसमें उनकी ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे करण अर्जुन की मूवी हो गई जो कि बहुत ही अच्छी हिट मूवी साबित हुई थी, लेकिन आगे जाके उन्होंने फिर से आई थिंक एक ऐसी चीज़ पकड़ी जो कि बहुत ज़्यादा अलग थी उनसे। आई थिंक उस टाइम पे गोविंदा सर की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो रही थी, तो उसी वजह से आई थिंक जुड़वा नंबर वन भी उनके पास गई क्योंकि उन्होंने कूली नंबर वन भी बनाई थी, हीरो नंबर वन भी बनाई थी, आई थिंक बहुत सारी मूवीज़ बनाई थी कॉमेडी। लेकिन गोविंदा सर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं सलमान खान ने उनसे रिक्वेस्ट करी और मांगी कि भैया जुड़वा टू में मुझे थोड़ा काम चाहिए, तो उन्होंने स्टेप बैक ले लिया गोविंदा सर ने और एंट्री हो गई जुड़वा नंबर वन के अंदर सलमान खान की। तो वो एक एंट्री थी कि भैया हॉरर हो गया, थ्रिलर हो गया, एक्शन हो गया, रोमांटिक एंगल भी हो गया, लेकिन उसके बाद अभी कॉमेडी में एंट्री उनकी फाइनली हो चुकी थी और वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई। वहाँ पे हमें उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिला कि भैया सलमान खान सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं करते, वो एक्शन ही नहीं करते, वो कॉमेडी भी कर सकते हैं। और उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक शक्ति कपूर जी के साथ बहुत ही अच्छे वे में, क्योंकि वो उनके पार्टनर थे वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे वे में एक टपोरी किस तरीके से चीज़ें करता है, किस तरीके से स्टाइल दिखाता है अपनी और किस तरीके से वो अपनी चोरियाँ है वो करते रहता है। तो छोटी मोटी क्यों ना हो वहाँ पे हमें कॉमेडी बहुत ज़्यादा अच्छे वे में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं उस वो एक ऐसी टाइप की मूवी थी जहाँ पे विलन भी एक बहुत ही अच्छे किरदार में हमें देखने को मिलता है। उतना ज़्यादा बड़ा विलन नहीं होता, लेकिन हमें उस टाइप की कॉमेडी मूवी से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। हमें एक ही चीज़ चाहिए, वो थी लाफ्टर। और वो हमें आज भी जब जुड़वा मूवी देखते हैं तो हमें मिल ही जाता है कहीं ना कहीं तरीके से कि भैया हाँ, ये है जहाँ पे हमें कॉमेडी का फुल्ली एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है और देखने को मिला भी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं इसे ऐसा नहीं कहूँगा कि भैया कल्ट मूवी नहीं है, वो भी एक कल्ट मूवी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो आगे चल के बात करते हैं फिर से आई थिंक सूरज बड़जात्या की, जिसने हम साथ साथ हैं बनाई थी, जो कि उस साल की अच्छी खासी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। फिर से वहाँ पे हमें एक प्रेम देखने को मिलता है जो कि बड़े पाप का बेटा है और उसके साथ दो भाई भी होते हैं, जहाँ पे से एक शायद सौतेला होता है। और वहाँ पे फिर से वो फैमिली ड्रामा शुरू होने लगता है कि भैया किस तरीके से पहले तो फैमिली को खुश दिखाना और इंटरवल के बाद फैमिली में एक ट्विस्ट ला देना और उसके बाद सारी चीज़ें करना कि भैया किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है फैमिली के द्वारा। वो सारी चीज़ें दिखाने में आई थिंक सूरज बड़जात्या बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और सलमान खान भी आई थिंक वहाँ पे लीड कैरेक्टर में थे, जो कि प्रेम उनका एज इट इज़ कैरेक्टर होता है। तो लेकिन इसके साथ ही साथ एक अलग ही मास्टरपीस उन्होंने बनाई जो कि थी आई थिंक संजय लीला भंसाली के साथ हम दिल दे चुके सनम, जो कि एक अलग ही चीज़ सेट करती है कि भैया रोमांटिक मूवी अगर किसी को बनानी है तो इस तरीके से भी, इस लेवल की भी बनाई जा सकती है। जिस तरीके से एक प्रेम मतलब एक कैरेक्टर होता है जो कि इटली से आया होता है, वो यहाँ पे आता है ठाकुर के खानदान में और उनकी लड़की से वो प्यार में पड़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी
एक इमेज होती है सेट कि भैया वो अपनी बिरादरी से आगे किसी के साथ ब्याह नहीं कर सकते अपनी लड़की का, तो इसी वजह से वो वापस इटली चला जाता है और इस नंदिनी की मतलब कि ऐश्वर्या राय की शादी किसी और लड़के से हो जाती है। लेकिन वो लड़का भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है कि भैया वो समझता है कि यार इसके साथ तो नहीं आएगा, तो फिर वो वापस उसे इटली लेके जाता है। लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद उसे मिलता भी है आई थिंक उसे अपना प्यार, लेकिन वो कहती है कि मेरे लिए ये सही नहीं है, मेरे लिए आई थिंक वो बैक वाला था वही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। तो वो भी एक अच्छी खासी मूवी थी, कल्ट मूवी थी। तो ठीक है, जहाँ पे हम एंटर करते हैं कि भैया 2000 वाले एरा में, मतलब कि 2000 जो 21st सेंचुरी होती है उस वाले एरा में एंटर करने के बाद हमें देखने को मिलता है एक और ज़्यादा अलग अवतार, जहाँ पे उनके साथ कंट्रोवर्सी भी होती है विवेक ओबरॉय के साथ। लेकिन उस कंट्रोवर्सी में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चैनल कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट पे बेस्ड है और ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही मैं बोलूँगा, यहाँ पे कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं बोलूँगा। तो प्रोफेशनल में आते हैं सीधे तेरे नाम के ऊपर, जो कि एक अलग टाइप की ही मूवी थी, जहाँ पे हमें उनका एक एंगल देखने को मिला भाई का, जो कि मतलब सलमान भाई का, जो कि हमें दिखाता है कि किस तरीके से एक कैरेक्टर होता है। अगेन एक बड़े मतलब इस टाइम भी बड़े बाप का कैरेक्टर नहीं, लेकिन बड़े भाई का कैरेक्टर, जो कि आई थिंक अच्छे खासे परिवार से होता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मंगले में रह रहे होते हैं वो लोग, और वो पूरे टाइम उसी कॉलेज के चक्कर लगाया करता है अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे वो कभी पहले पढ़ता था। लेकिन यहाँ पे एक डायलॉग ये है कि भैया बहुत साल हो गए तुझे कॉलेज कंप्लीट किया, लेकिन अभी भी तू अपने दोस्तों के साथ घूमता ही रहता है। तो वो डायलॉग भी था यहाँ पे, जो दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आवारागर्दी करने वाला कैरेक्टर था। वो सब लोगों को तंग करते रहता था उनकी, मतलब कि इस टाइप से ही समझ लो। लेकिन वहाँ पे उससे प्यार हो जाता है एक लड़की के साथ और वो कंप्लीटली आई थिंक डीपली इन लव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो वाली हरकतें कह लो। लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ पे उसका पंगा हो जाता है किसी गैंग के साथ और गुंडों के साथ, मतलब बेसिकली, और वो गुंडे उसे आई थिंक पता नहीं किस तरीके से डैमेज कर देते हैं उनको, और वो पागल हो जाता है कहीं ना कहीं तरीके से। और वहाँ पे हीरोइन भी कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन एंड में हीरोइन बहुत दूर चली जाती है यहाँ से, मतलब कि आप समझ लो। तो उसी वजह से वो भी आई थिंक एंड में कंप्लीटली पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो देख लेता है कि वो ही इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वापस चला जाता है। मतलब कि कोई मतलब तेरे नाम, यार नाम ही ऐसा है कि ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर दी उसके लिए। लेकिन एक लूज़र का कैरेक्टर है ये, खुद सलमान खान ने भी कहा है कि भैया कैरेक्टर कभी इस मूवी का फॉलो मत करना, मत करना, मत करना। लेकिन ठीक है, चलो उस टाइप की मूवी उन्होंने बना ली कि भैया अमेजिंग, ठीक है। लेकिन उसके बाद आई थिंक इतने साल हो चुके थे उनको एक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी दिए हुए, लेकिन अब आती है 2005 वाली बात, जहाँ पे वो देते हैं नो एंट्री, और वो होती है उस टाइप की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी, जो कि वहाँ पे हमें फिर से उनका वो वाला अवतार देखने को मिलता है, जो कि हमें पहले भी देखने को मिला था काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर, चाहे वो बीवी नंबर 1 मूवी हो या चाहे वो हो जुड़वा मूवी। वहाँ पे हमें उनका एक कॉमिक अवतार देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर भी उनको एक अवतार देखने को मिला कि भैया एक आदमी होता है वो बीवी के साथ तो रहता ही है, लेकिन घर वाली और बाहर वाली, उस टाइप का ये एक सिनेरियो था वहाँ पे, कि जहाँ पे ये एक कैरेक्टर होता है सलमान खान, वो खुद तो इस टाइप का होता ही है, लेकिन वो अपने दोस्तों को भी, जो अनिल कपूर और दूसरा एक एक्टर है, दोनों को इस दलदल में धकेलने को वो पुश करता है, और वो गलतफहमियां पैदा कर देता है, और कुछ गलतफहमियां पैदा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि उन दोनों की वाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा शक्की टाइप की होती है, मतलब कि शक करने वाली लेडीज़ होती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत अमेजिंग, लेकिन एंड में जाके जो खाड़ा, मतलब कि जो गड्ढा खोदता है वो उसके अंदर ही खुद ही गिर जाता है। तो वहाँ पे जिस तरीके से सलमान खान ने मूवी मतलब कि इस तरीके की ट्राई किया था, तो उन पर तो ये चीज़ आनी ही थी, एंड में जाके उनकी बीवी को भी पता चल जाता है, और फिर वो सारी चीज़ें होती कि माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना। लेकिन फिर से एंड में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो, मतलब दोनों तो ठीक ही होते हैं, लेकिन उसके दोनों दोस्त, लेकिन सलमान खान अभी भी वैसे के वैसे ही है, वैसा भी हमें दिखाया जाता है। तो वो भी एक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन 2000 आई थिंक 7 के अंदर उनकी ही खुद की प्रोडक्शन में बनी हुई एक मूवी आती है, जो कि एक अलग ही कल्ट फॉलोइंग गेन करती है, जो कि है पार्टनर मूवी। जो वहाँ पे एक ऐसी इकलौती मूवी है जहाँ पे सलमान खान के कैरेक्टर के
से ज़्यादा आई थिंक एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो है गोविंदा सर का कैरेक्टर, जो कि वेल बिहेव तो नहीं होता, वो खुद अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है, उसे एक प्यार हो जाता है एक बिलियनियर से, मतलब कि मल्टी मिलियनर तो बोल ही सकते हो, जहाँ पे उसकी लड़की से, जो कि खुद भी बिलियनर ही होती है। लेकिन और यहाँ पे सलमान खान का कैरेक्टर होता है कि वो सबकी पेयरिंग करा के देता है, मतलब कि आप किसी के साथ प्यार करते हो तो वो लव गुरु आपको उसके साथ मतलब कि प्यार करा के देगा, वो सारी वाली चीज़ें। लेकिन जब उनको पता चलता है कि उस वो एक मतलब कि गोविंदा का कैरेक्टर, जो कि भास्कर नाम है उसका, वो एक बिलियनर से मतलब कि प्यार में पड़ चुका है, तो वो खुद भी हाथ खड़े कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद वो फिर कहते हैं कि हाँ चलो ओके, जाते हैं इसके लिए। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें बनती है, नहीं बनती, और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें वर्क करने लग जाती है, क्योंकि आई थिंक कहीं न कहीं उसको भी ये पसंद होता है, मतलब कि कैटरीना कैफ का कैरेक्टर जो होता है, उसको भी आई थिंक गोविंदा के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वो एंटरटेनिंग लगता है, और फिर एंड के अंदर सब कुछ अमेजिंग। लेकिन एक चीज़ है कि ये मूवी की कैरेक्टर्स, इसके डायलॉग, इसके आई थिंक वन डायलॉग मतलब कि वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि डेविड धवन जो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, मतलब स्पेशली कॉमेडी के अंदर, उन्होंने भी आई थिंक सराहना की है कि भैया सलमान खान के ऊपर पहली बार कोई भारी पड़ा है, जो कि वो है गोविंदा सर। और जो मतलब कि उनके कॉमिक टाइमिंग इज़ अमेजिंग, किस तरीके से वो बिहेव करेंगे और किस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। दूसरी ओर इनका एक भाई वाला अवतार आ चुका था, जो एक कभी लव बॉय प्रेम हो हुआ करता था, वो अभी कंप्लीटली तरीके से भाई के कैरेक्टर में, उनका एटीट्यूड, उनका स्वैग, उनका किस तरीके से चलना, पार्टीज में भी जाना, उनके एक लाइक हॉलीवुड में एक आदमी फेमस है ब्रैड पिट, वो किसी भी कैरेक्टर को निभाते हैं तो वो ऐसा ही लगता है कि ब्रैड पिट का कैरेक्टर है। सेम ऐसा लगता है सलमान खान के अंदर, वो किसी भी उनको वर्दी में या किसी भी कॉस्ट्यूम में डाल दो, वो सलमान खान ही लगेंगे, चाहे वो नो एंट्री हो, पार्टनर हो, या फिर तेरे नाम हो, वो कंप्लीटली वो कैरेक्टर लगता ही नहीं कि किसी और का है। और साल 2000 आई थिंक 8 में आती है वांटेड, जो उनका कंप्लीटली कमबैक कराती है, क्योंकि उसके पहले उन्होंने थोड़ी बहुत फ्लॉप्स दी होती हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि उनका दी एंड हो चुका है, लेकिन नहीं होता कि 2008 में वो स्पेशली आते हैं, और वो अपने भाई वाले अवतार में, जहाँ पे वो एक ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर, जो एक अंडरग्राउंड आईपीएस ऑफिसर होता है, जो आई थिंक जिस तरीके से वो जो नेगेटिव पीपल होते हैं या फिर जो इलीगल चीज़ें करने वाले पीपल होते हैं, वहाँ पे उनको पकड़ता है और उनको मारता है। इस मूवी में अंदर उनका एक बहुत ही अमेजिंग अवतार देखने को मिला है, और बहुत ज़्यादा अच्छे वे में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। हाँ, ये एक रीमेक था, वो एक तेलुगु रीमेक था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग क्यों था, क्योंकि वो एक एक्टर से ये सारी की सारी चीज़ें अलग की जा सकती है। विलन भी आई थिंक सेम था, जो रीमेक मतलब कि तेलुगु मूवी में महेश बाबू था, मतलब महेश बाबू थे, उनका ही मतलब कि जो विलन था वो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। लेकिन जो हीरोइक, जो करिश्मेटिक, वो जो चीज़ यहाँ पे हमें मूवी में दिखाई गई है, वो एक अलग टाइप का ही ऑरा क्रिएट करती है, और वो इस मूवी में बखूबी देखने को मिलता है। और मूवी हाई मतलब हाईएस्ट ग्रोसिंग तो नहीं, लेकिन चौथे या पांचवें नंबर पे होती है 100 करोड़ की कलेक्शन के साथ, वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो इनका कमबैक भी करवा के देता है कि भैया हाँ, इनका कमबैक पूरी तरीके से हो चुका है। लेकिन ये एक बॉय था जिसको हम जानते थे, जो एक लव बॉय था, लवर बॉय था, प्रेम नाम का कैरेक्टर, जो कि हमें देख चुके हैं बहुत सारे सूरज बड़जात्या की मूवी के अंदर। वो टर्न हो चुका है कम्प्लीटली एक भाई के कैरेक्टर में, जो कि मतलब अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं, जो कि एटीट्यूड काफ़ी अच्छा है उनकी फिल्मों के लिए। तो अगेन 2010 के अंदर एक दूसरी मूवी आती है दबंग, जिनके अंदर वो एक पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहे होते हैं, अगेन जैसे कि वांटेड में था, लेकिन ये थोड़ा जैसे राधे का कैरेक्टर है, लेकिन ये चुलबुल पांडे का कैरेक्टर उससे कहीं ज़्यादा अलग था, क्योंकि चुलबुल पांडे जो है वो जितना एक्शन करता है उतनी कॉमेडी भी वो करता है, जैसे कि लड़ते लड़ते डांस करना हो, या फिर कोई गुंडों को पकड़ते पकड़ते अलग ही कॉमिक टाइमिंग उनकी चल रही है, तो उस टाइप की मूवी। और वो आई थिंक नंबर 1 मूवी रही थी उस साल की 2010 की, तो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यार, इस तरीके से उनको एक इस्टेब्लिश हो चुका था कि भैया हाँ, इनको एक्शन पैक मूवी में हमें देखने को देखा जा सकता है ऐसे। और यहाँ पे हमने एक्शन तो देख लिया, लेकिन 2011 या वहाँ पे एक अलग मूवी आती है, जो कि आई थिंक रीमेक ही थी बॉडीगार्ड टाइप की, जहाँ पे वो बॉडीगार्ड खुद अपनी जो
क्या कहते हैं, जो मैडम होती है, जो मैम होती है, जिनके लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है, उनसे ही प्यार में पड़ जाता है। लेकिन मतलब उनसे प्यार में नहीं पड़ता, वो एक लेडीज़ के प्यार में हो जाता है, जो आई थिंक उसका सिर्फ़ उसे नाम पता होता है, बाकी कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन एंड के अंदर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं। लेकिन फिर से एंडिंग के अंदर, जो कि लास्ट एंड होता है, वहाँ पे फिर से जो मैम होती है, वो अब तक आई थिंक सिंगल होती है या कुंवारी होती है, तो वो सब कुछ बता देती है उन्हें, और उसे वो डायरी भी मिल जाती है जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है वो सारी। तो ठीक बात ये है, ये एक अलग जॉनर के अंदर उनकी एंट्री थी कि भैया ये सब कुछ तो होगा, लेकिन इंटेंस जॉनरा और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत रोमांटिक वाला और कॉमेडी वाला वो इस मूवी के अंदर हमें बखूबी देखने को मिलता है। उसके बाद आई थिंक उनकी मूवी आई थी कि जहाँ पे वो एक अलग ही सुपर हीरो टाइप अवतार में भी हमें देखने को मिलते हैं, कि जहाँ पे वो एक मास्क मैन होते हैं, जो सारी की सारी नेगेटिविटी फैलाने वाले, इलीगल चीज़ें करने वाले, जो कोई भी हो उनके खिलाफ सारी चीज़ें करते हैं, और उनके इलीगल जो पैसे होते हैं वो लेकर के रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर था। लेकिन यहाँ पे हमें अलग वे में दिखाया गया, जैसे कि ट्रेलर को आपने अगर देखा हो किक मूवी के, तो वहाँ पे हमें कम्प्लीटली एक सुपर हीरो टाइप, लाइक जो बोलते हैं ना कि भैया बैटमैन टाइप, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग वे में बैटमैन को, मतलब कि सलमान खान को दिखाया गया था कि भैया वो परफेक्टली प्लान्ड आदमी है, जो कि नॉर्मल पीपल के सामने तो अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन जब वो अपना कोई चीज़ या गोल अचीव कर रहा हो, तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली एक मास्क मैन की तरह बिहेव करता है, और वो भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट मूवी रही थी। तो इस वजह से उन्होंने सुपर हीरो टाइप जॉनरा में भी आई थिंक एंट्री कर ली थी, वैसा मान सकते हैं। उसके बाद बजरंगी भाईजान मूवी आई थी 2015 के अंदर, जो कि आज तक की उनकी सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, जो कि अराउंड है 900 सीआर, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अमेजिंग थिंग। एक नॉर्मल मूवी, एक नॉर्मल इंसान पे बनी मूवी, जो कैसे एक लड़की को यहाँ से लेकर के दूसरे देश में छोड़ने जाते हैं, जो देश बहुत ज़्यादा डेंजरस है हम लोगों के लिए, मतलब कि इंडियंस के लिए। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद ही समझ जाना। तो उस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो लेकिन यहाँ पे ये कैरेक्टर होता है बजरंगी का कैरेक्टर, जो बहुत ज़्यादा भोला होता है, जो कि बजरंगबली पर ही बेस्ड होता है कि भैया वो किस टाइप के होते हैं। वो खुद बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बलवान थे, लेकिन उनमें मतलब भोलापन बहुत ज़्यादा था। उसी तरीके का कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन मूवी अब तक हम देखते हैं, तो अब तक ये मूवी पुरानी नहीं लगती, ये कम्प्लीटली ऐसी लगती है कि भैया एक बार और देख लें। तो वो उनके करियर की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रही है अब तक की। लेकिन इसके साथ ही साथ उनका एक लकी चार्म था, वो भी चला गया, क्योंकि इतने साल हो गए, लिटरली इतने साल हो गए 2016 से लेकर के अब तक, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली फ्लॉप पे फ्लॉप ही देते हुए आ रहे हैं। मतलब कि चाहे वो आई थिंक रेस 3 हो, या फिर किसी का भाई किसी की जान हो, या फिर राधे हो, या फिर और भी दूसरी बहुत सारी मूवीज़, जहाँ पे अंतिम मूवी में भी वो थे, लेकिन वहाँ पे भी फ्लॉप का टैग ही हमें देखने को मिला। और उसके साथ ही साथ एक क्रिंज टाइप मूवी लाइक, मतलब कि दबंग 3 आई थी, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन फिर भी दबंग 3 ठप हो गई बॉक्स ऑफिस पे, फ्लॉप हो गई। तो इसी वजह से इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी वो कमबैक की तलाश में है, और ये कमबैक मुझे लग रहा है कि अब फाइनली सिकंदर मूवी में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर से वो भाई वाला कैरेक्टर जो हमें जो जन्मा था अराउंड 2007 और 8 के बीच के अंदर, जहाँ पे वो वांटेड की भी शूटिंग कर रहे थे और पार्टनर मूवी में भी थे, तो वहाँ पे, लेकिन अब तक उसका दी एंड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अगेन जो कमबैक दिला सकता है, तो वो यही कैरेक्टर है, जो कि वांटेड में उन्होंने प्ले किया था, जो दबंग में उन्होंने प्ले किया था। तो मैं कहूँगा यहाँ पे उनका कमबैक अच्छे तरीके से हो सकता है, और आई होप कि हो, तो मैं वीडियो उस पर स्पेशली बनाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब पहले कीजिए। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।